नमस्कार दोस्तों, एड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आज आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों को विशेष करके जो बीएड अथवा डीएलएड के सेकेंड ईयर के छात्र छात्राएं हैं, प्रशिक्षु हैं, उनके लिए आज का यह हमारा वीडियो, यह एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमारे बीएड या डीएलएड का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है पहले अधिगम, फिर शिक्षण। तो शिक्षण में यह कौन से मुख्य बिंदु हैं जो हमारे करियर को ऊंचा उठाने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और यह कैसे हमारे करियर को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे, इसी सब बातों को ध्यान में रख कर के आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यह समझ लेना आवश्यक है कि माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है और क्यों हम वैसे छात्र छात्राओं व प्रशिक्षुओं के लिए महत्वपूर्ण है जो खास करके शिक्षण से जुड़े हुए हैं, बीएड या डीएलएड से जुड़े हुए हैं। तो आप इस माइक्रो टीचिंग से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इससे आप ऐसी तैयारी चाहते हैं जो आपके शिक्षण पद्धति को ऊंचा उठाता है और आप एक अच्छे शिक्षक बन के समाज में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे कि आपको समझ में आए कि सूक्ष्म शिक्षण हमारे शिक्षण का कितना महत्वपूर्ण भाग है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षण के अंदर वैसी कौन सी बारीकियाँ हैं जिनको हमें ध्यान में रख करके अपने शिक्षण की प्रक्रिया को उन्नत बनाना है, इन सभी बातों का यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपके जो मित्र हैं उन्हें भी इस हमारे द्वारा किए गए प्रयास का लाभ मिल सकेगा। और हमारे जो भी नई नोटिफिकेशन, हमारी वीडियो की जो भी आपके लिए अनुकूल टॉपिक होंगे वह आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इस पर हम लोग अपना फोकस डालते हैं, जिससे कि हमारा विषय समझ में आए पहले क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण को हम लोग शुरू करते हैं पहले परिचय से। परिचय इसका जो आप देख रहे हैं वह यह है कि सूक्ष्म शिक्षण छात्रों को सिखाने की कोई विधि नहीं है, वरन छात्र अध्यापक की प्रशिक्षण देने की एक उपागम अर्थात एक अप्रोच है। यहाँ जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह जो हमारा शिक्षण की प्रक्रिया है वह कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पर सिखाने की कोई विधि नहीं है। यह है क्या, तो छात्र अध्यापक के अंदर प्रशिक्षण देने का एक नया अप्रोच है, एक नया तरीका है, जिससे कि उनके शिक्षण की पद्धति को और ऊंचा बनाया जा सके, उत्कृष्ट बनाया जा सके। इसी ध्यान में रख करके सूक्ष्म शिक्षण को विकसित किया गया था। और आगे इस पर क्या महत्वपूर्ण बातें उस पर ध्यान देते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षक के शिक्षण की कुशलता उत्पन्न करना है। अर्थात ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षक के शिक्षण की कुशलता को उत्पन्न करना, अर्थात टीचर में जो पढ़ाने की कला है, शिक्षक के अंदर जो शिक्षण की कला है, उसकी गुणवत्ता को, कुशलता को और उत्पन्न करना है। उसी प्रकार आगे कहा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में सबसे पहले इसको शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 ईस्वी में इसको सबसे पहले शुरू किया गया था। इसके द्वारा शिक्षकों के शिक्षण को रिकॉर्ड करके उन्हें स्थिति तथा विशिष्ट बिंदुओं पर निश्चित निर्देश दिए जाते हैं। यहाँ जो मुख्य बात यह है कि इसके द्वारा शिक्षकों के शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं या जैसे भी उनकी शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है।
क्योंकि जिस समय पढ़ा रहा होता है कोई शिक्षक, उसे नहीं पता होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वह कैसी होनी चाहिए, कैसी है, और इसका इम्प्रेशन बच्चों के ऊपर कैसे पड़ रहा है, यह सब पता नहीं चलता है किसी भी शिक्षक को पढ़ाने के दौरान। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए उसे क्या करना होता है कि रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसे रिकॉर्ड करके फिर उसको बाद में दिखाया जाता है और एक एक बिंदु करके उनको विकसित किया जाता है। जो इनमें कमियां हैं उन्हें दूर की जाती है, जो खूबियां हैं उसको और अधिक अग्रसारित किया जाता है, जिससे कि उनको अपने क्षेत्र में सफलता जल्दी मिलती है और अच्छी सफलता मिलती है। सूक्ष्म शिक्षण है क्या, इसी पर आज हम लोग अभी जो बात हो रही है यहाँ पर, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इस पर हम लोगों को आज चर्चा करना है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो सूक्ष्म शिक्षण के बिंदुओं पर हम लोगों को चर्चा करना है कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण क्या है। मूल रूप से सूक्ष्म शिक्षण एक छोटे पैमाने पर शिक्षण अनुभव है। क्या है? अनुभव है, अर्थात एक एक्सपीरियंस है। मूल रूप से सूक्ष्म शिक्षण एक छोटे पैमाने पर शिक्षण अनुभव है, क्योंकि इसमें कक्षा शिक्षण के माप का न्यूनीकरण कर दिया जाता है। अर्थात जो 45 मिनट का हमारा पीरियड सामान्य रूप से होता है पढ़ाने के लिए, उसको छोटा करके 5 से 10 मिनट का उस टीचर के लिए, अर्थात उस छात्राध्यापक के लिए कर दिया जाता है, जो बोर्ड पर अपना सूक्ष्म शिक्षण का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मूल रूप से सूक्ष्म शिक्षण एक छोटा पैमाना है, पैमाने पर शिक्षण के अनुभव है, क्योंकि इसमें कक्षा शिक्षण के माप का न्यूनीकरण कर दिया जाता है। अर्थात यह 5 से 10 मिनट का, 15 मिनट का ही मात्र होता है। इसमें सिखाने की सामग्री, पढ़ाने की अवधि तथा छात्रों की संख्या को कम कर दिया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें पहला होता है सामग्री भी पढ़ाने के लिए, अर्थात जिसे TLM वगैरह कहते हैं। उसके बाद पढ़ाने की अवधि, सामान्य रूप से हम लोगों का जो एक पीरियड होता है वह 40 से 45 मिनट का होता है, परंतु इसमें जो बातें होती हैं, इसमें 15 मिनट, 20 मिनट का इसमें यह एक टर्म होता है। तथा छात्रों की संख्या को भी कम कर दिया जाता है। अर्थात जैसे सामान्यतः 40 या 40 प्लस छात्र छात्रा होते हैं, परंतु इसमें ऐसी बात नहीं होती। इन्हें 10 से 15 बच्चों के बीच में या उससे भी कम छात्रों के बीच में इसे संपन्न कराया जाता है। और इस तरीके से क्या है कि उनका फीडबैक भी बीच बीच में लेते रहा जाता है। फीडबैक को हम लोग प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। आगे इसके बारे में और विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद शिक्षक को उसके निष्पादन अर्थात परफॉर्मेंस का ज्ञान करा दिया जाता है। एक छोटी सी समय अवधि में जब उनकी माइक्रो टीचिंग फिनिश्ड हो जाती है, तो उसके बाद शिक्षक को उन्हें निष्पादन अर्थात परफॉर्मेंस का ज्ञान करा दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि इस उपागम से शिक्षक के नवीन कौशल सीखने तथा पुराने कौशल को सुधारने में सहायता मिलती है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है शिक्षण पद्धति का या माइक्रो टीचिंग का। इसमें होता क्या है, तो आपको ध्यान देना है। इस उपागम से शिक्षक की नवीन कौशल सीखने तथा पुराने कौशल को सुधारने में सहायता मिलती है। फिर से रिपीट करता हूँ कि माइक्रो टीचिंग की क्या आवश्यकता है। तो माइक्रो टीचिंग की जो मुख्य आवश्यकता यह होती है कि इस उपागम में शिक्षक की नवीन कौशल सीखने तथा पुराने कौशल को सुधारने की सहायता मिलती है। तो पुराने कौशल, यदि उसमें कोई त्रुटि है या ऐसा लगता है कि उसमें उन्हें सफलता आगे नहीं मिल रही है शिक्षण में, तो वैसी स्थिति में अपने आप में वह सुधार करते हैं। क्योंकि वैसे शिक्षकों को, वैसे प्रशिक्षुओं को जो जिनमें कमियां पाई जाती हैं, त्रुटियां पाई जाती हैं, उनको रिकॉर्डिंग के रूप में रिकॉर्ड करके उनको बताया जाता है कि आपकी पद्धति में, आपकी जो विधि है उसमें कहाँ पर कमी है, और इस तरीके से उसमें अपना वह सुधार करते हैं। इसलिए कहा गया है कि इस उपागम से शिक्षक के नवीन कौशल सीखने तथा पुराने कौशल में सुधार करने में सहायता मिलती है। आगे मिलता है कि सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा क्या होती है? सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा ध्यान से समझा जाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा क्या होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा हमारे यहाँ जो कुछ महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन लोगों ने इसमें दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक, ध्यान से सुनिएगा, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक, निर्मित तथा अध्यापन मुठभेड़ का न्यूनीकृत अनुमापन है,
जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकास तथा अनुसंधान में प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है, फिर से रिपीट करता हूँ। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक अर्थात रियल होता है, निर्मित होता है, क्योंकि हम अर्थात इसमें हम उसमें निर्माण करते हैं, ये हम लोगों के द्वारा उस क्लासरूम की स्पेशल अरेंजमेंट होती है, इसलिए कहा गया निर्मित है। तथा अध्यापक मुठभेड़ से अभिप्राय क्या है कि उसमें सभी तरह के जो प्रशिक्षु शिक्षक होते हैं उन सबों में आपस में एक ग्रुप बैठी होती है और वह देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और अपनी प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अध्यापन मुठभेड़ का न्यूनीकृत अर्थात छोटा रूप होता है। अनुमापन है जो शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकास तथा अनुसंधान में प्रयुक्त किए जाते हैं। यह किनका कहना है? तो शिक्षा के विश्वकोश अर्थात इसको इंसाइक्लोपीडिया भी हम दूसरे सेंस में कह सकते हैं, उसके द्वारा यह निर्धारित किया गया है। इसी तरह एक और उदाहरण आपको दिया गया है, परिभाषा दी जा रही है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक नवीन ढांचा है जो प्रशिक्षणार्थियों को अपने पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद उनके निष्पादन के विषय में सूचना प्रदान करता है। कहने का अभिप्राय यह क्या हुआ कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जो नवीन ढांचा है, अर्थात जिस माध्यम से जिस विधि से आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो इसलिए कहा गया जो प्रशिक्षणार्थियों को अपने पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद अर्थात आपकी प्रेजेंटेशन कैसी रही, प्रस्तुति कैसी रही, उसका तुरंत में उसे रिकॉर्डिंग के रूप में जो हमारे पास उसका फीडबैक होता है वह उन्हें बता दिया जाता है, जिससे कि उनकी पद्धति में सुधार होती है, सूचना प्रदान की जाती है। अब इसके सोपान अर्थात स्टेप्स कौन कौन से हैं, सूक्ष्म शिक्षण कैसे होता है, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी को बात को यदि ध्यान में रखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो शिक्षण है वह जाकर पूर्ण माना जाता है। यह जो आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपसे भाइभा में भी पूछे जाते हैं और कभी कभी आपसे लिखित में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कौन कौन से हैं तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। पहला कहा जाता है शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन। सैद्धांतिक विवेचन कहने से अभिप्राय यह है कि कौन कौन से जो सिद्धांत दिए गए हैं अर्थात कौन कौन सी विधियाँ आपको पढ़ाने के दौरान प्रयोग करनी है, उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा है कि विशिष्ट शिक्षण कौशल की विवेचना। सामान्य और विशिष्ट दो तरह के सिद्धांत होते हैं, कौशल हैं, उसके ऊपर में यहाँ पर आपको बताना है, इसलिए कहा गया है। पहला कहा गया है कि सैद्धांतिक विवेचना और दूसरा कहा गया है कौशल की विवेचना। तीसरा है आदेश पाठ का प्रस्तुतिकरण। आदेश पाठ से अभिप्राय यहाँ यह कह सकते हैं कि जो आप एक लेसन प्लान बना करके ले जाते हैं, पाठ योजना के तौर पर बना ले जाते हैं, उसकी प्रस्तुतिकरण वहाँ होती है। उसके बाद है पाठ का आयोजन। जो आपने बना करके लेसन प्लान के तौर पर ले गया हुआ है उसको वहाँ आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, इसीलिए कहा गया कि पाठ का आयोजन होता है। पांचवा पॉइंट होता है पढ़ाना, जिसे आप पढ़ाने में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, इसलिए कहा गया है कि पाठ का आयोजन। उसके बाद है कि छठा है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि से अभिप्राय होता है कि इसमें आपको फीडबैक मिलता है कि आपने जो बोर्ड पर पढ़ाया उसमें कहाँ त्रुटि रही, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, तो इस बात को प्रतिपुष्टि कहा जाता है। फिर से आपको जब प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक मिल जाता है तो फिर से आपके द्वारा पढ़ाए गए जो पाठ है जहाँ कमी रह गई थी उनको लेकर के पुनः शुरू किया जाता है और पाठ का पुनर्आयोजन किया जाता है, अर्थात आपको फिर दोबारा मौका मिलता है नए सिरे से शुरू करने के लिए, जिसे हम माइक्रो टीचिंग साइकिल या चक्र भी कहते हैं, जो आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। आगे कुछ मिनटों में हम वहाँ पहुँचेंगे जिस पर कि आपके साथ डिस्कशन होगा। उसे कहा जाता है पाठ का पुनर्आयोजन होता है। उसके बाद पुनः पढ़ाना होता है। जब पुनर्आयोजन लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग के लिए माइक्रो प्लान बनता है, लेसन प्लान बनता है, तो फिर से आपको क्या है कि पुनः पढ़ाना शुरू करना पड़ता है और पुनः प्रतिपुष्टि अर्थात अगेन फीडबैक मिलता है, अर्थात इस बार जो त्रुटियां थी काफ़ी कम हो जाती है या फिर नहीं के बराबर रह जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है, चक्र है, वह पूरा होता है, जैसा कि आपने अभी 9 पॉइंट देखे हैं। अब आगे पॉइंट हमारा यह है कि सूक्ष्म शिक्षण के लिए कौन कौन से सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला कौन कौन सी, अर्थात किन किन प्रयोगशाला
किन किन मुख्य बिंदुओं पर हम ध्यान दे करके अपनी इस सूक्ष्म शिक्षण को विकसित कर सकते हैं। तो पहला है वीडियोकॉन कैमरा। तो कैमरा से अभिप्राय यह है कि वह माध्यम जिसके द्वारा जो प्रशिक्षु पढ़ा रहे होते हैं उनकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इसलिए वीडियो कैमरा कहा गया है। दूसरा है कि वीडियो टेप रिकॉर्डर। टैप रिकॉर्डर कैमरा से तो आप उसका रिकॉर्ड करते हैं और जो हमारा उसके अंदर में रील के रूप में या मेमोरी के रूप में या सीडी के रूप में जहाँ भी उसका डाटा स्टोर होता है उसे रिकॉर्डर कहते हैं, अर्थात उसमें हमारी सूचना इकट्ठी हो जाती है, इसलिए इसको वीडियो टेप रिकॉर्डर कहा जाता है। तीसरा है मॉनिटर। मॉनिटर अर्थात जहाँ पर हम इसका डिस्प्ले करके देखते हैं कि यह जो दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वह कितना हमारे लिए जो जिस पर हम अपनी गतिविधियों को देख पाते हैं उसे हम मॉनिटर कहते हैं। चौथा होता है रिकॉर्डिंग टेप। रिकॉर्डिंग टेप से अभिप्राय यह है कि यदि ऑडियो है तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग टेप इस ढंग से होती है कि सुन करके आपकी बातों को देखा जाता है, और यदि देखने वाली चीज़ है तो उनको विजुअल के रूप में देखा जाता है। पांचवा है अन्य सामग्री। अन्य सामग्री से अभिप्राय यह है कि यदि आपकी जो विधियाँ हैं जिनके लिए आपने जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल है या फिर अन्य जो सामग्री आप प्रयोग करते हैं वह यदि उस विधि के अनुरूप पर्याप्त नहीं है, उपयुक्त नहीं बैठता है, तो आप उसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो इन सभी 5 पॉइंट को ध्यान में रख करके हम लोग सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि छठा पॉइंट आता है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में कि प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग कैसी होती है, यहाँ आप 2 स्टेप में देख रहे हैं। पहला भाग है कि अध्यापक प्रशिक्षक और दूसरा होता है छात्राध्यापक। तो अध्यापक प्रशिक्षक जो होता है उसका पहला भाग है प्रस्तावना क्रम, अर्थात जब वह प्रशिक्षु बोर्ड पर जाता है तो वह सीधे पढ़ाना शुरू नहीं करता है, वहाँ पर जो उसकी टॉपिक होती है उसका परिचय देते हैं, उसको शुरू करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि प्रस्तावना क्रम। यह जो लेफ्ट साइड में यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह जो आपको दिखाया जा रहा है, इधर की जो सारी वस्तुएं हैं वह आप देख रहे हैं, वह क्या है कि यह आपको देखने को मिल रहा है, यह है अध्यापक प्रशिक्षक, अर्थात जो टीचर हैं वह ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो पहला प्रस्तावना क्रम, उसके बाद होता है शिक्षण कौशल का विकास, अर्थात जो टीचिंग स्किल है उसका विकास कैसे करना है उसके ऊपर ध्यान देते हैं जो शिक्षक होते हैं। उसके बाद आता है कि छात्र पाठ शिक्षण, अर्थात जो टीचर है आदर्श पाठ शिक्षण, एक आइडियल जो पाठ शिक्षण है, एक लेसन प्लान उनको बना करके दिखा दिया जाता है कि कैसे इन्हें बनाना है। उसके बाद है कि आदर्श लेसन प्लान जो बनाई जाती है उसके अंदर जहाँ कहीं कमी होती है तो उसके अंदर आलोचना होती है, अर्थात उसमें सुधार की प्रक्रिया पूरी होती है। फिर उसी अनुरूप जो है कि छात्राध्यापक को भी पढ़ाना पड़ता है। यह चीज़ यहाँ पर विशेष करके ध्यान दिया गया है, जो आपको बताया जा रहा है कि इसमें कैसे करना है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड का 1 2 3 4, यह छात्र अध्यापक जो हैं उनके लिए नहीं बल्कि अध्यापक प्रशिक्षक जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उन शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। और यहाँ राइट साइड में जो आप देख रहे हैं छात्राध्यापक में, इसके जो बाकी के 6 पॉइंट हैं वह छात्राध्यापक अर्थात छात्रों के लिए, पुपिल के लिए है। पहला कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ का निर्माण करना, अर्थात माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कैसे बनेगा उसका निर्माण करना है। उसके बाद माइक्रो टीचिंग कराना है। उसके बाद 7वां है समालोचना क्रम, अर्थात उसमें जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, फीडबैक है, उनको लेकर के वहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि आपकी जो शिक्षण पद्धति है उसमें कहाँ कहाँ कमी रह गई, इसलिए से कहा गया है कि समालोचन क्रम हो गया। उसके बाद हो जाता है 8वां पॉइंट, उन्हें कहा जाता है पुनः पाठ निर्माण क्रम, अर्थात उसमें जो त्रुटि रही उसमें प्रतिपुष्टि के साथ जो फिर से एक बार आप लेसन प्लान बनाते हैं या फिर यूँ कहें कि पाठ निर्माण करते हैं, और उसके बाद फिर से क्या है कि पुनः कौशल शिक्षण में आप जाते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे इस काम को करना है, जो कि 8वें नंबर पर आप देख रहे हैं पुनः पाठ निर्माण का क्रम है। 9वां में होता है कि पुनः शिक्षण क्रम, एक बार फिर से आपको जहाँ नया शिक्षा लेसन प्लान बनता है उसके आधार पर पुनः शिक्षण का कार्य करना पड़ता है। और आखिरी है कि पुनः आलोचना क्रम, अर्थात फिर से यदि कोई उसमें कमी है, त्रुटि है तो उसको सुधार करने का प्रयास किया जाता है। और इस तरीके से हमारा यह 9 से 10 पॉइंट में जा कर के माइक्रो टीचिंग का एक चक्र पूरा होता है। इससे हम आगे एक
छोटे से चित्र के द्वारा भी यहाँ देख रहे हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप लेसन प्लान बनाते हैं, जहाँ कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है माइक्रो टीचिंग के रूप में, जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे क्या है वह माइक्रो टीचिंग के रूप में। पहला पॉइंट है लेसन प्लान, जो कि आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ दूसरा आपको जो दिखने को मिलता है वह लेसन प्लान बना। लेसन प्लान के अनुसार यह जो दाहिने तरफ की ओर जो तीर दी गई है, निशान दिया गया है, उसमें सूक्ष्म शिक्षण होता है, अर्थात माइक्रो टीचिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद पुष्टि पोषण अर्थात फीडबैक किया जाता है। फीडबैक होने के बाद रीप्लान किया जाता है कि आपकी पढ़ाई में, शिक्षण में कहाँ कमी रह गई, प्रेजेंटेशन में उसमें सुधार करके फिर से आपको सुधार करके मौका मिलता है। इसलिए यहाँ पर नीचे में रीप्लान कर दिया गया। रीप्लान करने के बाद रीटीच करना पड़ता है, अर्थात आपने जो प्लानिंग किया उसको फिर से पढ़ाना है। और उसके बाद क्या होता है कि पुनः आलोचना होती है, अर्थात पुनः उसको कहते हैं री फीडबैक, और फिर से पाठ्य योजना तैयार की जाती है। तो इस प्रकार यह जो आप एक चक्र देख रहे हैं, यह एक चक्र पूर्ण हो जाता है और इसको पूर्ण करने में 10 से 15 मिनट मैक्सिमम समय दिया जाता है। 10 मिनट के अंदर ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, इसीलिए कहा गया है कि इसमें समय अवधि बहुत कम दी जाती है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। आखिर क्या कारण है कि हमें अपने शिक्षण संस्थानों में सूक्ष्म शिक्षण के प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके कुछ लाभ हैं, या यूँ कहें कि यह जो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया है वह हमारे शिक्षण पद्धति को उत्कृष्ट उठाता है, बनाता है। इसलिए हमें इस शिक्षण पद्धति को अपनाने की, सूक्ष्म शिक्षण की पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया है, आज का यह नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि सूक्ष्म शिक्षण के क्या लाभ हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के होने वाले लाभ इस प्रकार से हैं। नंबर 1 में हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण कला शिक्षण की जटिलताओं को कम करके शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाती है। सूक्ष्म शिक्षण का काम है कि वह शिक्षण की जटिलताओं को, अर्थात टीचिंग में जो जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको दूर करके शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाती है। ठीक है। दूसरा कहता है कि यह शिक्षण विधि छात्र अध्यापक को कम समय में अधिक सिखाती है। निश्चित रूप से, जैसा कि हम यहाँ अपनी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि जो उन्हें कम से कम समय, अर्थात 10 से 15 मिनट का समय दिया जाता है, उसमें मुख्य रूप से इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी खामियां हैं, एक अच्छे शिक्षक बनने में कहाँ त्रुटि रह जा रही है, आपकी बाधा है, कमी है, उसको पूरा करने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि यह शिक्षण विधि छात्र अध्यापक को कम समय में अधिक सिखाती है। तीसरा है कि यह विधि छात्र अध्यापक को एक सफल अध्यापक बनाने में मदद करती है। यह विधि छात्र अध्यापक को एक सफल अध्यापक बनाने में मदद करती है। अर्थात जो एक छात्र अध्यापक होते हैं, अर्थात प्रशिक्षु होते हैं, वह आगे भविष्य में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक फुल फ्लेज्ड टीचर बन करके जब समाज में उतरेंगे, उस समय उनके टीचर उनके साथ नहीं होते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण में जो उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई होती है, वही उनके शिक्षण का आगे का आधार बनती है और उनके आगे के मार्ग को प्रशस्त करती है। इसीलिए कहा गया है कि यह विधि छात्र अध्यापक को एक सफल अध्यापक बनाने में मदद करती है। चौथा पॉइंट है कि छात्र अध्यापक के अंदर यह आत्मविश्वास जागृत करती है। अर्थात जो पुपिल टीचर होते हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं कक्षाओं में, उन्हें जब माइक्रो टीचिंग से गुजरी हुई होती है, अर्थात एक प्रकार का यूँ कहें कि एक डेमो उनका क्लास हो गया हुआ होता है, तो वह कभी भी किसी भी संस्थान में पढ़ाने जाते हैं तो उन्हें घबराहट नहीं होती है, बशर्ते कि उनके अंदर में और एक आत्मविश्वास की जागृत हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि छात्र अध्यापक के अंदर यह आत्मविश्वास को जागृत करती है। पांचवा पॉइंट है कि प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक में क्या होता है, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक में संपूर्ण तथा सभी दृष्टिकोण को अंगीकार किया जाता है। प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक संपूर्ण तथा सभी दृष्टिकोण को अंगीकार किया जाता है। अर्थात जो फीडबैक, जिसमें जहाँ कहीं उनकी कमियां रह गई थी, उसको दूर करने की जो सभी उसमें प्रयास होते हैं, उन सबों को यहाँ पर दर्शाया जाता है और वह निकल करके सामने आता है। छठा पॉइंट है कि मूल्यांकन में छात्र अध्यापक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है तथा मूल्यांकन चरण में उसे सक्रिय रखा जाता है। कहने से अभिप्राय यह हुआ कि छात्र अध्यापक जिन बिंदुओं पर डिस्कशन करना चाहते हैं अपने सीनियर के साथ, अपने टीचर के साथ, वहाँ पर खुले मंच पर अपना डिस्कशन कर सकते हैं और इससे उनके अंदर जो कमियां हैं, खामियां हैं, वह दूर करने का, उन्हें मूल्यांकन करने का मौका मिलता है।
7वां पॉइंट होता है कि निरीक्षक छात्र अध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करती है। निरीक्षक अर्थात ऑब्जर्वर जो होते हैं वह छात्र अध्यापक के परामर्शदाता अर्थात वह उन्हें मौके पर ही निर्देश देते हैं कि कैसे उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट होता है कि सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक प्रक्रिया सरल तथा वस्तुनिष्ठ हो जाती है। इस चीज़ का हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण की यह जो प्रक्रिया होती है वह बहुत ही सरल और वस्तुनिष्ठ बनी होती है। 9वां पॉइंट है कि सूक्ष्म शिक्षण एक व्यावसायिक परिपक्व तथा विकसित करती है। सूक्ष्म शिक्षण जो है वह शिक्षकों के अंदर यहाँ दिए गए कुछ मुख्य गुणों को विकसित करती है। व्यवसायिक गुण, परिपक्वता का गुण को विकसित करती है। 10वां पॉइंट इसमें यह है कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक की व्यक्तिगत विभिन्नता एवं ध्यान प्रदान किया जाता है। 10वां पॉइंट कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर भी ध्यान प्रदान किया जाता है। अर्थात किसी छात्र अध्यापक के अंदर कोई त्रुटि है, कमी है जो पहले से उन्हें पता नहीं होती है, वैसी स्थिति में क्या है कि उन्हें सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से उनके अंदर के गुण को विकसित किया जाता है। 11वां पॉइंट कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों के व्यवहार परिवर्तन में अधिक प्रभावी होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों के व्यवहार परिवर्तन में अधिक प्रभावी होते हैं। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण जो वहाँ पर दी जा रही होती है उसके अंतर्गत छात्र अध्यापक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह सभी इसमें स्पष्ट देखने को नज़र आते हैं, उसमें सुधार की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार है 12वीं पॉइंट जो है कि सूक्ष्म शिक्षण यदि यथार्थवत परिस्थितियों में कराया जाता है तब वास्तविक विद्यालय न मिलने पर भी समुचित प्रशिक्षण संभव हो पाता है। अर्थात यदि वहाँ पर जहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दी जा रही है माइक्रो टीचिंग की, यदि वहाँ पर इनकी पर्याप्त व्यवस्था हो जाती है रियल में जिसको कहते हैं, तो वैसी स्थिति में यदि इनको नए से संस्थान नहीं भी मिलते हैं तो इनकी प्रक्रिया पूरी मानी जाती है और उनकी प्रक्रिया पूर्ण हो भी जाती है। अब लास्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं और प्रयोग करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला पॉइंट कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण में व्यावसायिक परिपक्वता विकसित होती है। अर्थात आपके अंदर एक प्रोफेशनल टीचर बनने के जो गुण होने चाहिए उसका विशेष करके विकास होता है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि यदि आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहें, जिसमें हम सभी बिंदुओं पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप इसके हमारे जो यहाँ जो पद्धति सिखाई जा रही है आप उसका लाभ उठा करके एक अच्छे शिक्षक बन सकते। तो इसीलिए कहा गया कि सूक्ष्म शिक्षण से अध्यापकों को शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है और वे अपने शिक्षण कार्य को भली भांति समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि इसके द्वारा छात्र अध्यापक शिक्षण कौशलों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। फलस्वरूप वे कम समय में वांछित कौशल का सफल उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पर आप देखते हैं कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी एक स्टूडेंट की माइक्रो टीचिंग पूरी हो जाती है। हम अन्य पीरियड की तरह 40 मिनट 45 मिनट का पीरियड नहीं देते, इसीलिए कहा गया है कि इसके द्वारा छात्र अध्यापक शिक्षण कौशलों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। फलस्वरूप वे कम समय में वांछित कौशल उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है कि इसमें छात्र अध्यापकों को सुव्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ, विशिष्ट एवं त्वरित पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। क्या कहा गया है, ध्यान से समझेंगे कि छात्र अध्यापकों के अंदर क्या बातें भी डेवलप होती हैं, नई बातें डेवलप होती हैं। वह है कि सुव्यवस्थित होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, विशिष्ट एवं त्वरित पृष्ठपोषण अर्थात उनकी फीडबैक तुरंत उनको मिलता है और उसमें वह सुधार करते हैं। इस प्रकार चलिए अगला पॉइंट हमारा है 5वां पॉइंट। इस पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या है 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशल का अभ्यास वास्तविक जटिल परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक सरल परिस्थितियों में कराया जाता है। फिर से सुनिएगा, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशलों का अभ्यास, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशलों का अर्थात टीचिंग स्किल का वास्तविक रूप से इसमें हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है। अगला पॉइंट है कि 6ठा पॉइंट, इसमें छात्र अध्यापकों को व्यक्तिगत विभिन्नता पर पूर्ण ध्यान प्रदान किया जाता है। अर्थात हर एक टीचर में अपनी कुछ क्वालिटी होती है
जो दूसरे टीचर से भिन्न होती है। तो टीचर से अभिप्राय यहाँ छात्र अध्यापक से है, तो उनके अंदर जो पर्सनल डिफेक्ट होती हैं, फॉल्ट होती हैं, कमी होती है, उससे भी हम लोग अर्थात एक शिक्षक उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहा गया है कि इसमें छात्र अध्यापकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर पूर्ण ध्यान प्रदान किया जाता है। 7वां पॉइंट है कि यह छात्राध्यापकों के व्यवहार परिमार्जन में अधिक प्रभावकारी होता है। अर्थात यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, छात्राध्यापक के अंदर यदि किसी प्रकार की कमी है तो उसे दूर करने का, परिमार्जन मतलब दूर करने का प्रयास किया जाता है। 8वां पॉइंट है कि इसमें शिक्षण कौशल को ध्यान में रखते हुए शिक्षक अपने पाठ का स्वयं मूल्यांकन तथा समालोचना करने की क्षमता प्राप्त करता है। अर्थात इसमें जो शिक्षण कौशल की ध्यान में रखते हुए शिक्षक अपने पाठ को स्वयं मूल्यांकन और स्व आलोचना अर्थात खुद का इवेल्युएशन करता है। अर्थात आपने जो बोर्ड पर पढ़ाया वह रिकॉर्डिंग के रूप में आप देख करके खुद ही यह व्याख्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कितने योग्य शिक्षक हैं या आपकी कहाँ पर कमियाँ हैं। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण कौशल को ध्यान में रखते हुए शिक्षक अपने पाठ का स्वयं मूल्यांकन तथा स्वालोचना करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विधि निरीक्षण प्रणाली को नया स्वरूप प्रदान करती है। अर्थात माइक्रो टीचिंग से गुजरने के बाद छात्रों के अंदर एक नई तरह की प्रतिभा क्षमता निकल करके आती है, जो उनको निखरने का मौका मिलती है। अर्थात उसमें अपनी कमियों को दूर करके नए रूप में निखर करके आते हैं, जो उनके भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और यह एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा उनकी कमियों को हम बताते हैं, दर्शाते हैं, जो कि अन्य दूसरे कोई भी उनके गुरु नहीं मिल सकते हैं, ऐसा कोई भी उनका सहायक नहीं हो सकता है जैसा कि माइक्रो टीचिंग हो पाता है। इसलिए कहा गया कि यह विधि निरीक्षण प्रणाली को नया स्वरूप प्रदान करता है। तो मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, जो आप बीएड या डीएलएड के सेकेंड ईयर के जो प्रशिक्षु हैं, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी आज का यह टॉपिक रहा है। उम्मीद करता हूं कि जो अन्य टॉपिक हैं वह भी मैं अगले एपिसोड में आपके साथ लेकर के उपस्थित होऊंगा। उम्मीद करता हूं कि यदि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो भी हमारी नए वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।